मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप बिहार बीपीएससी टीआरई 3 मित्रों म्यूजिक से यदि टीचर बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस क्लास में आज हम लोग टेकअप करेंगे 80 एमसीक्यू प्रश्न, जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में मित्रों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उस सभी के सभी प्रश्न जो मित्रों हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास लेकर के आए हैं। मित्रों, एक चीज आपको बताते चले कि इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, तथा रात्रि 8 बजे मित्रों शाम में जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, उस पर भी संगीत के क्लास चलाए जाते हैं। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। और एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे हम कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको है कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है कि बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। जो बृहदेशी ग्रंथ है जिसके लेखक मतंग साहब है, तो मित्रों बताइए कि बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। ए में आपका मित्रों 16 है, बी में 18 है, सी में 8 है और डी में आपका 10 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए कि बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण मित्रों वर्णित है। तो बृहदेशी में जाति के जो है 10 लक्षण वर्णित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जाति गायन का प्रचार किस काल में था। जाति गायन का प्रचार किस काल में था। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है भारत खंडे काल में, बी में आपका भरत काल में, सी में आपका पूर्व वैदिक काल में और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जाति गायन का प्रचार किस काल में था। तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब भरत काल में। जाति गायन का प्रचार प्रसार किस काल में था, तो भरत काल में मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था। ठीक है, जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था मित्रों। तो ए में आपका ऑप्शन है तार स्वर, बी में है वादी स्वर और मित्रों सी में आपका गृह स्वर और डी में है संन्यास स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। मित्रों फटाफट आंसर दिया कीजिए कि जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को मित्रों हम लोग गृह स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गृह स्वर। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको सी नंबर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी यह स्वर क्या कहलाता था। ठीक है मित्रों, जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी यह स्वर क्या कहलाता था। तो मित्रों ए में आपको ऑप्शन है न्यास, बी में है अपन्यास, सी में मित्रों अल्पत और डी में है अंश। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अपन्यास, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। सभी प्रश्नों को मित्रों फटाफट आंसर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि समय कम है। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि स्वरों का यह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है। स्वरों का यह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है मित्रों। ए में आपका गमक है, बी में आपका कन है, सी में आपका तान है और डी में मिंड है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों अति आवश्यक है। तो मित्रों स्वरों का यह समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार होता है उसको तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तान। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि भारत के अनुसार ऑडो एवं साडो, यहाँ पर लिखाएगा ऑडो एवं साडो। ठीक है, ऑडो एवं साडो स्वर सप्तक क्या कहलाता था। भरत साहब के अनुसार ऑडो एवं साडो सप्तक क्या कहलाता था। तो ए में आपका मित्रों ग्राम है, बी में आपका मित्रों मूर्छना है, सी में आपका तान है और डी में आपका जाति है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि भरत के अनुसार ऑडो और साडो स्वर सप्तक को मित्रों तान बोला जाता था। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है। मतलब कहने का है कि महर्षि भरत ने
कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है मित्रों? तो ए में आपका 83 है, बी में 84 है, सी में 86 है और डी में 85 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 84, मतलब बी नंबर आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सपाट तान, झूठ तान, बोल तान या कूट तान? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे मित्रों सपाट तान कहते हैं। कौन तान कहते हैं? सपाट तान, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का उपयोग होता था? ए में आपका मित्रों बीज गणित है, बी में आपका प्रस्तार है, सी में मित्रों खंड मेरु है, डी में आपका सांख्यिकी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किसी प्रणाली का उपयोग होता था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा खंड मेरु, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तान के अनेक स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता था? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है प्रस्तार, बी में है तान संख्या, सी में है नष्ट और डी में है उत्तिष्ठ। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा नष्ट बोला जाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? नष्ट कहलाता था। अगला प्रश्न मित्रों कि सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? ए में आपका मित्रों तरस तान, बी में आपका फिरत तान, सी में आपके आरोही तान और डी में मित्रों सरल तान। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीका से आप आंसर देते रहिए कि सपाट तान का दूसरा नाम क्या है मित्रों? तो सरल तान है। क्या है? सरल तान। इस प्रकार मित्रों का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी क्या है? सही है। तो अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? ठीक है मित्रों, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है 5 है, बी में आपका 38, सी में है 40 और डी में है 13। तो मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? तो मित्रों संगीत रत्नाकर में जो 13 गमक कहे गए हैं, परंतु गमक की कुल जो संख्या है मित्रों 15 है। आपको याद रखना है, यदि पूछ देगा कि कुल गमक कितने हैं तो 15 है, परंतु मित्रों यदि संगीत रत्नाकर के अनुसार पूछ देगा तो आपको कितना टिक और करना पड़ेगा? 13 टिक और करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर मित्रों चलिए कि आधुनिक आधुनिक मिंड होगा, आधुनिक मिंड को किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक मिंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रों ए में आपका उत्साहित गमक, बी में है हुम्फित गमक, सी में है प्लावित गमक और डी में मित्रों आंदोलित गमक। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि आधुनिक मिंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प्लावित गमक, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों ए में आपका कण है, बी में आपका खटका है, सी में आपका सपाट है और डी में मित्रों आपका पुकार है। बताइए क्या आंसर होगा कि त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुकार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? मतलब संगीत के विद्वानों के अनुसार संगीत में रसों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? ए में आपका 7 है, बी में आपका 8 है, सी में 9 है और डी में आपका 10 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो मित्रों विद्वानों के अनुसार कुल 9 रसों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि आधुनिक विद्वानों ने
रसों की संख्या कितनी मानी है? मतलब आधुनिक विद्वानों के अनुसार मित्रों रसों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों ए में आपका 9 है, बी में आपका 10 है, सी में आपका 11 है और डी में आपका 8 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आधुनिक विद्वानों ने रसों की कितनी संख्या मानी है मित्रों? तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार मित्रों रसों की जो कुल संख्या है आपको मित्रों 11 है। कितना है? 11। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। और इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक विद्वानों में कौन से दो रस माने हैं? ठीक है, आधुनिक विद्वानों में कौन से दो रस नए माने हैं? नया मतलब उसे नया माना गया है मित्रों। तो ए में आपका ऑप्शन है कि अद्भुत तथा वात्सल्य रस, बी में आपका करुण तथा शांत रस, सी में है मित्रों भक्ति तथा वात्सल्य रस और डी में है मित्रों आपका भक्ति तथा शांत रस। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आधुनिक विद्वानों में कौन से दो रस नए माने गए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा भक्ति तथा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है? शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है? ए में आपका ऑप्शन है वृत्ति, बी में है निर्वेद, सी में है मति, सी में और डी में मित्रों जड़ता। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है मित्रों? तो इस प्रश्न का मित्रों आंसर आपको हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। गलत हो चाहे या सही हो उसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देना अति आवश्यक है ताकि आपको 100% याद हो जाए। अगला प्रश्न मित्रों कि किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों ए में आपका शांत रस, बी में श्रृंगार रस, सी में मित्रों करुण रस और डी में आपका हास्य रस। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बेहद महत्वपूर्ण है कि तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है? तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। और इस प्रश्न मित्रों ऐसा है कि आपको 100% कंफ्यूज एग्जाम में कर देगा। आज आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि कुल तृतीय सारना द्वारा जैसे 6 श्रुतियों मित्रों मिलती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? ए में आपका मित्रों 12 है, बी में आपका 4 है, सी में आपका 6 है और डी में मित्रों 22 है। बताइए क्या आंसर होगा कि महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है मित्रों? तो आपको बताते चलें कि कुल जो है 12 श्रुतियां प्राप्त होती है महर्षि भरत के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था? भारत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था? ए में आपका 4 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 1 है और डी में मित्रों आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, माने डी में आपका 2 है। तो मित्रों बताइए आंसर कि भारत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा 2 विनाओं का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि भारत की प्रत्येक बीना पर कितनी तारें थीं? भारत की प्रत्येक बीना पर कितनी तारें थीं? ए में आपका मित्रों 9 है, बी में आपका 12 है, सी में आपका 7 है और डी में आपका 15 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारत की प्रत्येक बीना पर कितनी तारें थी मित्रों? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 9 तार थी। ये पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि आचार्य KCD बृहस्पति ने प्राण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है? ये में आपका मित्रों ऑप्शन है श्रुति सारना यंत्र,
बी में है श्रुति द्वादशिका, सी में मित्रों श्रुति दर्पण और डी में मित्रों श्रुति वीणा। बताइए कि आचार्य के.सी.डी. बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों श्रुति दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है आचार्य बृहस्पति, बी में है सारंगदेव, सी में है महर्षि साहब और डी में ओमकारनाथ ठाकुर। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आचार्य बृहस्पति। मतलब ये पहला आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किसकी सारना पद्धति में वीणा यहाँ होगा? वीणा पर 22 तंत्रियां थी। निम्न में से किसकी सारना पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियां थी? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है भरत साहब, बी में है सारंगदेव, सी में अहोबल साहब और डी में है नारद साहब। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप यूट्यूब में कमेंट्स दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको बॉल कहने का मतलब है कि सारंगदेव। कि निम्नलिखित में से किसकी सारना पद्धति पर 22 श्रुतियां तंत्री थी? तो मित्रों सारंगदेव। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है मित्रों? तो ए में आपका 5 है, बी में आपका 9 है, सी में आपका 3 है और डी में आपका 22 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों फटाफट इसी तरीका से कमेंट्स में आप देते रहिए आंसर। आप लोग जो कमेंट्स में इतना सही तरीका से आंसर दे रहे हैं, कभी करीब सभी का कमेंट्स आंसर मित्रों सही है। तो मित्रों हम लोग को तैयारी इसी तरीका से करते रहने की जरूरत है। एग्जाम जैसे मित्रों 100% निकल जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर है एप्पल मतलब 5। ठीक है। कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? तो 5 तंत्रियां बांधी जाती है। अगला प्रश्न मित्रों कि आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो मित्रों ए में आपका 2 है, बी में आपका 22 है, सी में आपका 6 है और डी में आपका 4 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 3 अंतराल माने। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल के नाम क्या है? आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल के नाम क्या है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है सी डी ई, बी में मित्रों आपका जो ऑप्शन है लघु कोमालिमा और सी में मित्रों आपका ऑप्शन है क ख ग घ और डी में मित्रों द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक, चतुश्रुतिक। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप लोग आंसर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क ख ग मतलब सी नंबर आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है मित्रों 31 नंबर मित्रों हम लोग को प्रश्न है कि पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो मित्रों ए में आपका है 2, बी में आपका है 1, सी में आपका है 4 और डी में है 3। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है मित्रों? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? तो मित्रों ए में आपका है कोमा, बी में है ख, सी में है लघु और डी में आपका है जी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल का जो नाम था मित्रों उसको कोमा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कोमा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? निम्न में से
कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो ए में आपका मित्रों कोमा है, बी में आपका लघु है, सी में आपका लीमा है और डी में मित्रों आपका ख है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। बहुत अच्छा, तो इसका लीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीमा। लीमा कहने का मतलब मित्रों का ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत, क्या लिखाएगा? धैवत लिखाएगा, धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? ठीक है मित्रों, तो मित्रों बताइए कि इनमें से कौन जो है कि आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं मित्रों? तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा क ख ग, रेगुलर चलता है क ख ग। और मित्रों डी भी मित्रों क ख ग ही है। इस प्रकार जैसे बी या फिर डी, दोनों आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा, सिर्फ जैसे बी ही आंसर होगा मित्रों। क्या होगा? बी ही आंसर सिर्फ रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर इसमें चलता है क ख ग, क ख ग। तो बी आंसर मित्रों क्या इसका है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई पद्धति स्वर की 4 श्रुतियां का क्रम क्या है? मतलब आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई जो 4 श्रुतियां जिन्होंने एक क्रम में दिया था, वो कौन सा क्रम है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों जो क्रम जो आचार्य बृहस्पति देव दिए थे क ग ख ग, ठीक है मित्रों, ग क ख और ग, मतलब ए पर आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियां का क्रम क्या रखा है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है मित्रों? तो फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सबसे पहले कोमा, फिर लघु, लीमा, उसके बाद फिर कोमा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों, कुल हम लोग 80 प्रश्न लेकर के आए मित्रों, क्योंकि एग्जाम में जैसे बीपीएससी टीआरए 3 मित्रों 80 प्रश्न पूछेंगे, उसी के मद्देनजर मित्रों देखते हुए 80 प्रश्न हम भी लाना शुरू कर दे मित्रों। अब प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों 37 नंबर कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथकार में दी गई है? ठीक है मित्रों, संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? तो मित्रों ए में आपका महाभारत है, बी में आपको कौपितिक ब्राह्मण है, सी में आपका उपनिषद है और डी में नाट्य शास्त्र है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा कि कौपित ब्राह्मण में। ठीक है मित्रों, कौपित ब्राह्मण में, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सत्य है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पुराण कितने हैं? बताइए फटाफट मित्रों आंसर बताइए कि पुराण कितने हैं? 108 कि 21 कि 18 कि 51? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पुराण कितने हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा पुराण कुल 18 है। कितना पुराण है? 18, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। अगला प्रश्न है कि सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसने संग्रहित है? ठीक है, सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी में है गंधर्व वेद में, सी में मित्रों आपका पुराण में और डी में मित्रों उपनिषद में। तो मित्रों फटाफट आप आंसर बताया कीजिए। सबसे पहले मित्रों बता दें कि किस वेद में मित्रों यहाँ पर पूछे रहा है। इसमें गंधर्व वेद को तो कोई है ही नहीं है, पुराण कोई वेद है ही नहीं है, उपनिषद कोई वेद है ही नहीं है, अर्थात ऋग्वेद ही मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एप्पल आंसर। ठीक है, दिमाग लगाइएगा तो फटाफट आपसे बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है मित्रों। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था? ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था मित्रों? तो ए में आपका ऑप्शन है गीतक, बी में है गीतिका, सी में है गीत और डी में है गिर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था मित्रों? तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा गिर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या सही संज्ञा थी? गीत तथा उसकी धुन के लिए
ऋग्वेद में क्या सही संज्ञा थी मित्रों? तो ए में आपका है धुन, बी में है गिर, सी में है मित्रों साम और डी में है संगीत। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या सही संज्ञा थी मित्रों? तो इस प्रश्न का जो मित्रों आपको आंसर हो जाएगा साम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सामगान के मुख्य गायकों को क्या कहा जाता था? सामगान के मुख्य गायकों को क्या कहा जाता था? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है साम गायक, बी में है उद्वकर्ता और सी में मित्रों प्रधान और डी में उदागता। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था मित्रों? तो इस प्रश्न का जो मित्रों आपको आंसर हो जाएगा उदागता बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा है? वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा है? तो मित्रों सितार, ए में है, बी में है गिर, सी में है बीना और डी में मित्रों दुदुम्भी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा बीना हो जाएगा। वैदिक काल का सबसे पुराना वाद्य कौन है? तो बीना है। अगला प्रश्न मित्रों कि वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी? तो मित्रों ए में आपका जी तंत्री है, बी में मित्रों बीना है, सी में आपको साम है और डी में आपको बान है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बीना। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी? वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी? तो ए में आपका मित्रों 9 है, बी में आपका 100 है, सी में मित्रों 10 होगा और डी में आपका 17 है। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि 100% मित्रों आपको आंसर याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ यहाँ पर लिखाएगा किस ग्रंथ में मिलते हैं? स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं मित्रों? तो ए में आपका ऑप्शन है संगीत परिजात, बी में ऋग्वेद, सी में नारदी शिक्षा और डी में मित्रों नाट्य शास्त्र। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा संगीत परिजात में एप्पल आंसर क्या है? सही है कि स्वरों के षडज, ऋषभ आदि का नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो संगीत परिजात में। संगीत परिजात के जो मित्रों कौन लेखक हैं इसका आपको नाम कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न मित्रों कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे? उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे मित्रों? तो ए में जो आपका मित्रों ऑप्शन दिया हुआ है 7 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है और डी में आपका 5 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे मित्रों? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था मित्रों? तो ए में आपका वेद अंगीकार, बी में मित्रों वेदांग और सी में उपनिषद और डी में मित्रों महाकाव्य। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वेद पाठ के अपरिहार्य अंग को क्या कहा जाता था मित्रों? तो इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा वेदांग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेदांग। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या मित्रों कितना है? 6 है और वेदों की कुल संख्या कितना है? तो 4 है। तो इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ऋग्वेद की ऋचाएं स्वारलिया में निबंध होने पर क्या कहलाती थी? तो मित्रों ए में आपका सामगान और बी में ऋचाएं, सी में स्रोत और डी में है वेद। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए
तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा स्रोत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्रोत। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे कि आर्थिक तथा गान किसके प्रकार थे। 50 नंबर मित्रों क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन यह है कि आर्थिक तथा गान किसके प्रकार थे मित्रों। तो ये में आपका ऋग्वेद है, वी में आपका सामवेद है, सी में आपका नाट्य शास्त्र है और डी में आपका मित्रों नृत्य है। बताइए क्या आंसर होगा कि आर्थिक तथा गान किसके प्रकार थे मित्रों। इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा सामवेद। किसका आंसर हो जाएगा? सामवेद। आर्थिक तथा गान किसके प्रकार थे? तो सामवेद के थे मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 5, बी में है 3, सी में है मित्रों 7 और डी में है 8 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा 7। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था मित्रों। तो ए में आरोही, बी में अवरोही, सी में मिश्रित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। तो मित्रों सामगान में जो स्वरों का जो मित्रों क्रम था अवरोही था। बी नंबर आंसर क्या है? सत्य है मित्रों। अगला प्रश्न है कि साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है प्रथम, बी में आपका मित्रों ऑप्शन है कुष्ठ और सी में है मित्रों मंद्र और डी में है अंतर अतिस्वार। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टा आंसर क्या है? सही है मित्रों। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक, ठीक है, लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया। ठीक है, तो ए में आपका मित्रों है ऋग्वेद, बी में है मित्रों नारदीय शिक्षा, सी में है नाट्य शास्त्र और डी में है मित्रों बृहदेशी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा नारदीय शिक्षा हो जाएगा। बताना आपको कमेंट्स में कि नारदीय शिक्षा के लेखक कौन है मित्रों। तो नारदीय शिक्षा का आपको जो लेखक है नारदे साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों राग वर्गीकरण के अंतर्गत सुयास आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सुयास आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे मित्रों। तो ए में आपका ऑप्शन है संगीत मरकंद, बी में है संगीत परिजात, सी में है नाट्य शास्त्र और डी में है संगीत रत्नाकर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर आ रहा है यदि आपको तो कमेंट्स में जरूर आप दिया कीजिए। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि का प्रकार किस ग्रंथ में थे मित्रों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों संगीत मरकंद। एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियां मानी है। ठीक है, नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा कितनी रागनियां मानी है मित्रों। तो ए में मित्रों जो आपका ऑप्शन है 6 राग तथा 6 रागनी, बी में है मित्रों आपका ऑप्शन 6 राग तथा सिर्फ रागनियां और सी में है मित्रों 5 राग तथा 6 रागनियां और डी में है मित्रों 5 राग तथा 5 रागनियां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक कितनी रागनियां मानी है मित्रों। तो 56 नंबर का मित्रों आंसर हो जाएगा एप्पल नंबर 6 राग तथा 6 रागनियां। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी। मेलों कहने का मतलब है कि थाट। तो पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी मित्रों। तो ए में आपका 72 है, बी में 36 है, सी में 26 है और डी में आपका 10 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित वेंकट मुखी के मेलों की संख्या कितनी थी मित्रों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 72। कितना था? 72। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि पंडित वेंकट मुखी के समय। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों
पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल में कितने रागों की उत्पत्ति बताई है? पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल में कितने रागों की उत्पत्ति बताई है मित्रों? तो ए में आपको 1565 है, बी में 10 है, सी में मित्रों 484 और डी में 36 है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी मतलब 484। अगला प्रश्न मित्रों के 72 मेलों को कुल कितने गुटों में बांटा गया है? 72 मेलों को कुल कितने गुटों में बांटा गया है मित्रों? तो इसका ए में मित्रों ऑप्शन है 15, बी में आपका है 2, सी में आपका है 12 और डी में मित्रों 6। तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूरा पूरी एक दर्जन मतलब 12 गुटों में बांटा गया है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया, इन वर्गों को क्या कहते हैं? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है वर्ग ही, बी में अग्नि, सी में मित्रों चक्र है और डी में आपका श्रुति है। बताइए क्या आंसर होगा कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, इन वर्गों को क्या कहते हैं मित्रों? तो 60 नंबर का जो मित्रों आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मतलब अग्नि। ठीक है, अग्नि क्या है? सत्य है मित्रों। इस प्रकार अगला प्रश्न हम लोग का है कि रागांग पद्धति का जनक किसे माना जाता है? रागांग पद्धति का जनक किसे माना जाता है मित्रों? ए में आपका पंडित वेंकटमुखी, बी में है मित्रों पंडित भारत खंडे साहब, सी में है कि पंडित नारायण राव जोशी और सी में मित्रों पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण है कि अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित हैं? अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित है? तो ए में आपका मित्रों आगरा घराना है, बी में आपका ग्वालियर घराना है, सी में मित्रों आपका जो है जयपुर घराना है और डी में आपका दिल्ली घराना है। बताइए क्या आंसर होगा कि अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित है मित्रों? तो अनंत मनोहर जोशी जो है आपको मित्रों ये आपको ग्वालियर घराना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है। घरानों में सबसे पुराना घराना कौन है? तो ग्वालियर घराना ही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं? अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार है मित्रों? तो आपको बताना है ए में आपका आगरा घराना, बी में है जयपुर घराना, सी में है किराना घराना और डी में है भिंडी बाजार घराना होगा, भिंडी बाजार घराना। ठीक है, तो मित्रों बताइए फटाफट आंसर क्या होगा कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे मित्रों? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको किराना घराना मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट पूरा कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन रात लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न हमारा है कि अलादियों, ठीक है अब सॉरी अलादिया होगा, अलादिया खां के घराने का नाम बताएं। अर्थात कहने का मतलब है मित्रों कि अलादिया खां का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, पंजाब घराना, ग्वालियर घराना या जयपुर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अलादिया खां के घराने का नाम बताएं। तो मित्रों अलादिया खां के जो घराना का नाम था आपको जयपुर घराना था। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? ए में आपका मित्रों है जयपुर घराना, बी में आपका है दिल्ली घराना, सी में आपका है ग्वालियर घराना, डी में आगरा घराना। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जयपुर घराना। एप्पल आंसर क्या है? सही है कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर घराने से संबंधित है मित्रों। अगला प्रश्न है कि मोपू बाई कुड़ीकर किस घराने का गायन करती थी? मोपू बाई कुड़ीकर किस घराने का गायन करती थी? तो मित्रों एक चीज आपको बताते चलें कि आपका मिसप्रिंट है मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा ध,
ध कहने के मतलब है कि आपको लिख देते मोधुबाई होगा, मोधुबाई, ठीक है, मोधुबाई। मोधुबाई जो है से वाडेकर किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पंजाब घराना या ग्वालियर घराना। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा जयपुर घराना, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किराना घराने के गायक को पहचाने, किराना घराने को गायक को पहचाने मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, गायक हैं जिनका संबंध किराना घराना से मित्रों? तो गंगूबाई हंगल, बी में है नत्थन खां, सी में है बीडी पलुस्कर साहब और सी में गुलाम रसूल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का मित्रों आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपको ये पल मतलब गंगूबाई हंगल। किराना घराना के गायक कौन है? तो गंगूबाई हंगल है। एक चीज मित्रों आपको जरूर सूचना देंगे कि ये स्टेट का जो है से मित्रों बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। अतः आर्ट ऑफ टीचिंग चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का क्लास मित्रों इसी चैनल पर मित्रों मिस शिवानी गुप्ता प्रतिदिन शाम 7 बजे ले रही हैं। अतः क्लास को जैसे आप लोग प्रतिदिन ज्वाइन कर रहे हैं प्रतिदिन जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 30 नंबर का आपको यहाँ से नंबर पकड़ा जाएगा, ठीक है। और मित्रों जो कि ये स्टेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा नंबर है कि 30 नंबर यदि आपका जुड़ जाता है मेन पेपर में तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो मित्रों प्रश्न हमारा है कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं? गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है? तो मित्रों ए में आगरा घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में मित्रों जयपुर घराना और डी में मित्रों लखनऊ घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि गुलाम रसूल जो है आपको लखनऊ घराना से संबंधित रखते हैं, ठीक है। गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराना से मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन है? निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? तो ए में आपका मित्रों जो है बाबा दीक्षित, बी में आपका हीराबाई बड़ौदकर, सी में मित्रों नत्थन खां और डी में मित्रों नजाकत अली। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से आगरा घराना का कलाकार कौन है? तो मित्रों फटाफट इसी तरीका से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा हीराबाई बाड़ोदकर, मतलब बी आंसर क्या है, सही है। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग आज का 70 नंबर प्रश्न पर मित्रों चलेंगे कि बाबा दीक्षित किस घराने से संबंधित हैं? बाबा दीक्षित किस घराने से संबंधित है मित्रों? तो ए में आपका हो जाएगा पटियाला घराना, बी में आपको हो जाएगा ग्वालियर घराना, सी में हो जाएगा आगरा घराना और डी में हो जाएगा दिल्ली घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बाबा दीक्षित किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि बाबा दीक्षित जो थे मित्रों आपको दिल्ली घराने से संबंधित रखते थे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित हैं? राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित है मित्रों? तो ए में आपका आगरा घराना, बी में है जयपुर घराना, सी में दिल्ली घराना, डी में ग्वालियर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित है मित्रों। तो इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा मित्रों ग्वालियर घराना, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है बीडी पलुस्कर, बी में विलायत हुसैन का, सी में मित्रों बाबा दीक्षित और डी में मित्रों गुलाम रसूल। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा विलायत हुसैन खां, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो अगला प्रश्न मित्रों कि राम भाव खुद बोलकर किस घराने से है? राम भाव खुद बोलकर किस घराने से है मित्रों? तो आगरा घराना, ए में बी में जयपुर, सी में किराना और डी में दिल्ली घराना। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको तैयारी हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा कि राम भाव खुद बोलकर किस घराने से संबंधित है मित्रों? तो किराना घराना से है। कौन घराना से है?
किराना घराना मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न है कि किराना घराने के कलाकार को पहचाने। ठीक है, किराना घराने के कलाकार को पहचाने तो मित्रों ए में आपका वहीद खां, बी में है चांद खां, सी में मित्रों उस्मान खां और डी में मित्रों तानरस खान। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किराना घराने के कलाकार को पहचाने तो मित्रों इसमें से कौन ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध किराने घराना से मित्रों, तो वहीद खां का जो संबंध है मित्रों किराना घराना से है। अगला प्रश्न मित्रों कि तानरस खां किस घराने से जुड़े हुए हैं, तानरस खां किस घराने से जुड़े हैं मित्रों, तो ए में आपका जो मित्रों ऑप्शन है आगरा घराना, बी में है दिल्ली घराना, सी में है मित्रों जयपुर घराना और डी में मित्रों लखनऊ घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि तानरस खां किस घराने से जुड़े हुए मित्रों। तो आपको बताते चले कि तानरस खां जो है मित्रों आपको दिल्ली घराना से जुड़े हुए हैं। किस घराना से जुड़े हुए हैं, दिल्ली घराना से मित्रों। इस प्रकार हम लोग 76 मतलब 76 नंबर क्वेश्चन पर मित्रों हम लोग चलेंगे कि मम्मन खां के घराने का नाम बताएं। मम्मन खां के घराने का नाम बताएं, या फिर पूछ सकता है कि मम्मन खां का संबंध किस घराने से है। ए में आपका दिल्ली घराना है, बी में ग्वालियर घराना, सी में लखनऊ घराना और डी में किराना घराना है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप लोग आंसर दिया कीजिए। आप लोग इतने सारे लड़कों ने एक साथ जुड़ करके इस चैनल पर पढ़ते हैं तो मित्रों सभी का रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाए, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव की भावना से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका यही है भी। तो मम्मन खां के घराने का नाम है मित्रों आपको दिल्ली घराना। ठीक है, अर्थात मम्मन खां का संबंध किस घराने से है, तो दिल्ली घराना से है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि शक्कर खां होगा, शक्कर खां किस घराने से जुड़े हुए हैं। शक्कर खां किस घराने से जुड़े हुए हैं, तो ए में आपका मित्रों लखनऊ घराना है, बी में जयपुर घराना है, सी में पटियाला घराना है और डी में आपका मित्रों आगरा घराना है। शक्कर खां किस घराने से जुड़े हुए मित्रों, तो शक्कर खां का संबंध जो है आपको लखनऊ घराने से है। इस प्रकार मित्रों यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तत्काल सब्सक्राइब मित्रों कर लीजिए। और बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों इतने सारे व्यक्ति आप लोग जैसे चैनल पर जुड़ते हैं तो लाइक भी मित्रों फटाफट वीडियो को कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और मित्रों यदि जिस प्रकार अभी आप लोग एक ग्रुप में एक साथ रहकर पढ़ रहे हैं मित्रों, उसी समय मित्रों जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले कुछ सेकेंड कुछ समय निकाल करके मित्रों इस वीडियो को मित्रों स्टडी ग्रुप में तुरंत शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि जैसे आप सभी ग्रुप में इसको स्टडी ग्रुप में शेयर करते हैं मित्रों तो बहुत सारे व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएंगे। इससे फायदा आपको यह है कि आप आंसर देते हैं तो आप पता चलेगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ तथा अगले व्यक्ति का आंसर कितना सही हो रहा है। और मित्रों सभी लोग आप लोग कमेंट्स में एक साथ आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मित्रों, एग्जाम जो है से एकदम बहुत नजदीक है, अतः यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए मित्रों व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप पेड कर करके 199 रुपीज मित्रों आप पीडीएफ तत्काल खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।